नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 8 को करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, इससे पहले ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 7 तक करा चुके हूं। 2-3 वीडियो आ चुके हैं, आप जाके उसे देख सकते हैं, चैनल पे मौजूद है और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर जरूर देखिए, क्योंकि ये 3 से 4 बार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन का जो सीरीज है। आप बीपीएससी नहीं, किसी भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हो, वहाँ पे आपके 4 चांद लगा देंगे। जी हाँ, भौतिक विज्ञान का ये चैप्टर 8 जो है 100 प्लस क्वेश्चंस, तकरीबन 150 क्वेश्चन मैं आपके बीच लेकर आऊँ मात्र एक चैप्टर से, पदार्थ के गुण से। सोच के देखिए कि पदार्थ के आप 3 अवस्थाएं जानते होंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस, लेकिन उसके अलावा भी 2 होता है, बोस आइंस्टाइन हो गया, और साथ में क्या हो जाता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। इन सारे से मिला के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं मैं सारे आपके बीच लेकर आया हूँ। कमाल का सेशन होने वाला है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह मैं सारे चैप्टर्स 25 चैप्टर टोटल देने वाला हूँ फिजिक्स से सिर्फ। और एक सेशन आप देख रहे होंगे केमिस्ट्री का भी चालू हो चुका है। आप डिस्क्रिप्शन में एक ही प्लेलिस्ट के अंदर दोनों डलेगा, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी आने वाला है, बायोलॉजी भी उसी में डलेगा। यानी कंप्लीट साइंस का एक रहेगा पैटर्न, जिसमें 20 से 25 चैप्टर आपका रहेगा फिजिक्स, 20 से 25 चैप्टर केमिस्ट्री और 20 से 25 चैप्टर आपका बायोलॉजी रहेगा। मतलब कंप्लीट ये सीरीज पढ़ने के बाद पूरा कंप्लीट साइंस किसी का भी हो जाएगा। तो इस सीरीज को दिल से ले लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सेशन का। ध्यान दीजिए, सबसे पहले कहा जा रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यही चैप्टर हम लोग का है। यहाँ पहला क्वेश्चन है कि प्रत्यास्था गुणांक की बीमा क्या है। तो प्रत्यास्था गुणांक की बीमा की यदि बात करिएगा, ML-1 T-2 होता है। फिलहाल आप इसे याद रखें। न्यूमेरिकल्स का एक बेहतरीन प्लेलिस्ट मैं तैयार कर रहा हूँ, उसमें मैं टोटल का टोटल न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, उसमें इन सारी चीज़ों को बताऊंगा कैसे ये सारी चीज़ें बनती है। ठीक है, क्योंकि उसके लिए मुझे लिख कर सारी बात बताना पड़ेगी। यहाँ पे जब भी आएगा बीमा वगैरह तो मैं इसी तरह भी आंसर ही बताऊंगा, आगे मैं डिटेल कर दूंगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है। आपको पता होना चाहिए कि प्रतिबल क्या है और विकृति क्या है। मान के चलिए ये कोई ब्लॉक है, आपने इस पर क्या किया, इस जगह से आपने प्रेशर किया और नीचे से प्रेशर किया। अब क्या हुआ है, दब गया और इसका शेप कुछ इस शेप में आ गया, ऐसा शेप हो गया, दब गया बीच से। तो आपने क्या किया, इसका शेप बदल दिया, इसको विकृति बोलते हैं। और ये जो दम आपने लगाया, प्रेशर आपने लगाया, इसी को मतलब बल लगाया, इसी को प्रतिबल बोलते हैं। क्लियर हो गई बातें। जब भी आपसे पूछे कि इन दोनों का अनुपात क्या बनाता है, तो प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है। प्रतिबल और विकृति का जो अनुपात होता है वो प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है। ठीक है, ये मैटर में होता है, सॉरी ये सॉलिड में होते हैं, सॉलिड के एक गुण है प्रत्यास्था का जो गुण है सॉलिड में होता है। क्लियर हुई इतनी बातें। आगे बढ़े थोड़ा, धीरे धीरे बहुत सारी बातें अभी क्लियर होंगे। प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक क्या होगा, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है प्रत्यास्था गुणांक का क्या मात्रक होगा। तो इसको बोलते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर जो है प्रत्यास्था गुणांक का, और यही होता है दाब का। इसमें आप भी क्या लगाए थे, मान के चलिए ऐसा मैंने ब्लॉक आपको दिया, आपने यहाँ यहाँ जो ऊपर नीचे लगाया, एक तरह से दाब ही तो लगाते हैं, दा वही हो जाता है यहाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर। दाब का और प्रत्यास्था गुणांक का एक ही इसीलिए यूनिट होता है। आ रही ये बातें समझ में। दाब का भी तो आप पढ़े होंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर है बातें। और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कर दीजिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर कुछ नहीं होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एक लाइन छूटा हुआ है, लाइन आप दे दीजिए इसमें। आप देखते हैं दाब का क्या फॉर्मूला जानते हैं, बॉल और बटा एरिया, जानते हैं ना। मतलब कितना एरिया पे कितना आपने बल लगाया, इसी को तो बॉल को न्यूटन में नापते हैं, इसको मीटर स्क्वायर में। बॉल न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये प्रश्न कह रहा है कि किसी ठोस को दबाने पर उसके परमाणुओं की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। आप दबा रहे हैं तो परमाणु का ये स्थितिज ऊर्जा में क्या चेंजिंग आएगा, तो बढ़ जाएगी। दबाने से उसकी स्थितिज ऊर्जा बदल जाएगी, उसमें बढ़ोतरी आ जाएगी, क्योंकि मूवमेंट आ जाएगा उसमें, मतलब प्रेशर के कारण उसमें स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ये याद रखिए। नेक्स्ट है कि हुक का नियम तब लागू होता है जब प्रत्यास्था विकृति सामान्यतः, देखिए हुक का नियम जो है ना वो छोटी विकृति पर लागू होता है। आपने मान के चलिए आप प्रेशर किए और बहुत बड़ा चेंजिंग आ गया, तो फिर वहां पे ये जो है हुक का नियम लागू नहीं होता। हुक का नियम विकृति से रिलेटेड है, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर है बातें। ताप बढ़ने पर प्रत्यास्था का नाम नहीं, मान यहाँ मान लिखाएगा। प्रत्यास्था का मान क्या होगा, प्राय क्या चेंजिंग आता है उसमें, तो घट जाता है। ताप बढ़ने पर प्रत्यास्था का मान घट जाता है। क्यों,
क्योंकि आप एक चीज़ जानते होंगे, ताप बढ़ने पर मुलायम हो जाता है, मतलब थोड़ा सा सॉफ्टनेस सा आ जाता है किसी सॉलिड में, इसीलिए उसका प्रत्यास्थता गुणांक घट जाता है, क्योंकि जितना हार्ड उतना ज़्यादा प्रत्यास्थ, मतलब जितना हार्ड है उतना ही उसको आप कम दबा पाइएगा, इसीलिए ध्यान रखिएगा, इसका घट जाता है ताप बढ़ने पर। पायस का अनुपात है, अब यहाँ आपको पायस समझना होगा, बात समझ में आ रही है? पायस का मतलब क्या है? पायसन का मतलब समझिए पहले, एक ब्लॉक है, चाहे एक छड़ है, आपको मैंने एक छड़ दिया और मैंने कहा इधर आप बल लगाओ और इसमें इधर बल लगाओ, दोनों तरफ बल लगा के खींचो। आप जब खींचोगे तो आप दो इसमें चेंजिंग आएगा, लंबाई बढ़ जाएगा, मतलब अनुदैर्ध्य विकृति आ गया इसमें, अनुदैर्ध्य इसको बोलते हैं, लंबाई बढ़ जाएगा और चौड़ाई घट जाएगा, मोटाई कहो या चौड़ाई कहो, घट जाएगा, लंबाई बढ़ जाएगा, चौड़ाई घट जाएगा। जो चौड़ाई है ना उसको पार्श्व विकृति बोलते हैं, और जो लंबाई में बदलाव आ रहा है उसको अनुदैर्ध्य विकृति बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे क्वेश्चन कि पायसन का अनुपात क्या कहलाता है? पायसन का अनुपात तो ये होता है पार्श्व विकृति बटा के नीचे अनुदैर्ध्य विकृति बोलते हैं। पायसन का अनुपात क्या होता है? ऊपर में पार्श्व विकृति डाल देते हैं, एक बटा खींचते हैं, देखिए एक बटा खींचते हैं, ऊपर में पायसन विकृति और नीचे में अनुदैर्ध्य विकृति, इसका अनुपात को ही पायसन अनुपात के नाम से जानते हैं। तो कहाँ पे लगता है से पूछ रहा है 7 नंबर में, तो हो जाए केवल ठोस के लिए होता है। पायसन किस में होता है? ये हमने विकृति गुणांक अभी बताया ना आपको, विकृति इसमें ठोस का ही गुण है, तो केवल ठोस में होता है, लिक्विड या गैस में ये चीज़ नहीं होता है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विकृति का मात्रक क्या होता है? तो विकृति जो है, आप दिमाग लगाइए जरा, विकृति का कोई भी मात्रक नहीं होता है। डिजाइन किसी का चेंज हो जा रहा है, सिर्फ विकृति का कोई मात्रक नहीं होता, तो विकृति का बीमा होगा, जब मात्रक नहीं तो बीमा भी नहीं। अभी दोनों क्वेश्चन बहुत स्टार लगाने वाला है, ये पता होना चाहिए आपको। क्लियर हुई बातें? याद हुई इतनी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में 4 तार एक पदार्थ के बने हुए हैं, निम्नलिखित में 4 तार एक पदार्थ के बने हुए हैं। कह रहा है जब इन पर समान दाब आरोपित किया जाता है तो इसमें अधिक प्रसार होगा, मतलब ज़्यादा कौन फैलेगा? तो आप एक चीज़ है कि मैं आपके पास तार बना रहा हूँ, एक तार ये है आपके पास, एक ये तार है, एक ये तार है और एक ये तार है। आपको मैं कहूँ कि आप इन दोनों को खींचो, इधर इधर खींचो सबको, ये दोनों तरफ आप सब में खींचेंगे, ज़्यादा फैलाव किस में होगा? तो आप कॉमन सेंस लगाइए, जिसका ये जो मोटाई होगा सबसे कम होगा, जल्दी खिंचाएगा, ये मोटा है इसलिए सबसे कम खिंचाएगा। तो जिसका व्यास, यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा, जिसका व्यास सबसे कम होगा, तो ए नंबर आंसर है, सबसे कम व्यास इसी का है ना, लंबाई से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसका मोटाई जिसका सबसे कम होगा वो सबसे ज़्यादा खींचेगा, उसमें प्रसार सबसे ज़्यादा होगा, यानी इसमें होगा, सबसे कम इसका वो है। 11 नंबर क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। यहाँ कह रहा है आयतन प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक क्या है? आयतन प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक आपसे पूछ रहा है, तो हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आयतन प्रत्यास्था गुणांक जो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ध्यान रखने वाली बात है। तब आगे कह रहा है यंग प्रत्यास्था गुणांक के बीमाएं, तो देखिए कोई भी गुणांक हो ना, प्रत्यास्था गुणांक, सबका बीमा सेम ही चलता है। क्लियर है बातें? तो इसका भी क्या हो जाएगा, एम एल माइनस 1t-2, एम एल माइनस 1t-2। क्लियर है बात? और सारा का जो मात्रक होता है दाब के बराबर होता है, तो उसी से निकला हुआ है, दाब का भी बीमा यही होता है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है दाब का संचरण सिद्धांत, दाब का संचरण सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया, ये पूछ रहा है आपसे। तो दाब का, इसको द्रव लगाइए पहले, ये क्वेश्चन को सही करिए थोड़ा सा, इसमें द्रव लगाना पड़ेगा आपको। यहाँ क्या लगेगा, द्रव के दाब के संचरण का सिद्धांत, अब सही हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हो जाएगा, पास्कल ने दिया था। इन्होंने क्या कहा था, मान के चलिए ये कोई वो है, इसमें 4 रास्ता बनाया गया है, समझिएगा जरा। अब क्या हुआ, अगर कहीं एक जगह से आप प्रेशर देते हैं इस पर, एक जगह से, तो जानते हैं समान प्रेशर हर जगह क्रिएट होगा। अगर इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है तो हर छिद्र में समान प्रेशर क्रिएट होगा, यही पास्कल साहब कहते हैं। हाइड्रोलिक प्रेशर वाला जितने चीज है ना, सब पास्कल के नियम पर ही काम करता है। क्लियर हो गई बातें ये? नेक्स्ट है, और जितना उत्प्लावन वाला बात आएगा ना, तैरने से रिलेटेड,
आर्किमिडीज आंसर दे दीजिएगा, सही हो जाएगा। एक बर्फ के टुकड़े के भीतर एक पत्थर का टुकड़ा है, यह पानी से भरे बर्तन में तैर रहा है। जब बर्फ पिघल जाता है तब पानी का स्तर नीचे गिर जाएगा, क्योंकि वजन ज़्यादा है ना उस पत्थर में, तो पत्थर क्या करेगा, वो ज़्यादा हटा रखा होगा पानी, और जैसे ही पिघल जाएगा पूरा बर्फ, पत्थर उसके अंदर था बर्फ के, तो नीचे गिरेगा, तो पानी का स्तर क्या हो जाएगा, नीचे गिरेगा। कुछ स्टूडेंट को याद नहीं रहता, वो डायरेक्ट याद रखता है, क्योंकि पत्थर हो, लोहा हो, लकड़ी हो, कुछ भी उसके अंदर डाला हुआ हो, जिसका आयतन क्या है, पानी के आयतन से ज़्यादा है, जो पानी में डूब जाने वाला चीज़ है, तो वो नीचे गिरेगा, तो पानी का स्तर भी नीचे गिरेगा। घनत्व ज़्यादा तो पानी का स्तर भी नीचे गिरेगा। क्लियर है बातें? नेक्स्ट है आपके सामने कि पृष्ठ तनाव का बीमा क्या होगा। टेंशन, आप जानते हैं कि किसी भी लिक्विड के सरफेस पर पृष्ठ तनाव होता है, तो उसका पूछ रहा है बीमा क्या होगा। तो 16 नंबर का आप जवाब दे दीजिए। ML0T-2 होता है, सिर्फ इतना ही होता है। ML-2 भी लिखा हो तो आप सही ही मारिएगा, वैसे 0 लिख देता है एल के साथ, एल का क्योंकि यहाँ कोई वैल्यू है नहीं, सॉरी गलती मैंने लिख दिया, यहाँ टी होता है, MT-2 होता है, लेकिन बीच में एल दे देते हैं, एल का कोई मात्रक नहीं, इसलिए 0 दे दी उसका पावर, याद रहेगा। पृष्ठ तनाव का क्या डालिएगा, ML0T-2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नीचे कि द्रव में पूर्णतया या आंशिक डूबी वस्तु के भार में आभासी, द्रव में, ठीक है, द्रव में पूर्णतया या आंशिक डूबी वस्तु के भार में आभासी, इसमें कुछ गड़बड़ी लग रहा है, सभी नहीं, कमी, आभासी कमी, यहां लिखेंगे आभासी कमी, तो वस्तु के भार के बराबर होता है, आभासी कमी द्रव के भार के बराबर होता है। आंसर इसका जाएगा, ये सब नहीं होगा, रुक जाइए, इधर आइए, ये होगा आंसर, वस्तु के डूबे हुए भाग द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। याद रखिएगा, जितना भार हटाएगा उतना ही भार के बराबर होगा, ठीक है। कितना भार में कमी आएगा, तो याद रखिएगा जितना वो भार उसके साथ हटाता है उतना ही आएगा, भार तो भार, आयतन वैतन घनत्व उनत्व से आंसर यहाँ नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व बराबर है, किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व बराबर है, तो आपका आंसर हो जाएगा, अपेक्षित घनत्व कह रहा है ना, तब देखिए पदार्थ का घनत्व जिसका निकालना है ऊपर जाएगा, और परमाणिक पदार्थ का घनत्व नीचे आएगा। परमाणिक पदार्थ क्या है, जल का घनत्व नीचे लिखा जाता है, जिस पदार्थ का निकालना है उसको ऊपर डालिए, जल को नीचे डालिए, और इसको आयतन मतलब रेशियो निकालिए, यही होता है अपेक्षित घनत्व। जल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, परमाणविक पदार्थ के रूप में। दाब का मात्रक, तो अभी हम थोड़ा देर पहले भी देखे थे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, कुछ देर पहले भी हम देखे थे। आय कर रहा है दाब, सॉरी, दाब बल और क्षेत्रफल में संबंध क्या होता है, दाब यहाँ कॉमा होगा, दाब बल और क्षेत्रफल में संबंध क्या होता है, तो हम जानते हैं दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, कितना बल कितना क्षेत्रफल पे लगा, उसी को दाब के रूप में हम लोग जानते हैं। समझ रहे हैं बातें, आ रही है, क्लियर हो रही है बातें। कुछ चीज़ें आप पहले से जानते होंगे, कुछ नहीं मिल रही होगी बातें, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे एग्जाम में आए हुए हैं। बंद द्रव के किसी भाग पर, बंद द्रव के किसी भाग पर डाला गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचारित होता है, यह पास्कल का नियम है। कुछ देर पहले हमने बताया आपको, पास्कल ने ये नियम बताया था कि हाइड्रोलिक प्रेशर इन्हीं के नियम पर चलता है। कह रहा है कि किसी द्रव में किसी वस्तु को अंशतः डूब कर प्लवन करने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से बराबर होना चाहिए, सॉरी अंशतः डूबना है ना, कम होना चाहिए। देखिए पूरा जब डूब के जाएगा तो बराबर हो जाएगा, पूरी डूब गया और तैर नहीं रहा है तो घनत्व उसका ज़्यादा है, इसका मतलब जैसे लोहा डालिएगा पूरा डूब जाएगा, कच्चा लकड़ी डालिएगा तो उसका घनत्व तकरीबन पानी के बराबर होता है, तो पानी में क्या करता है, उस द्रव में पानी के अंदर अंदर तैरता है। लेकिन जैसे प्लास्टिक वगैरह डालिएगा तो वो आधा नीचे आधा ऊपर करके ऐसे तैरता है, कुछ डूबा रहेगा कुछ डूबा नहीं रहेगा। तो 22 का आंसर आपका ए जाने वाला है, कम होगा। यहाँ कह रहा है किस ताप पर पानी का घनत्व महत्तम होता है, तो 4 डिग्री पर पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है और आयतन सबसे कम होता है, चूंकि घनत्व ज़्यादा तो आयतन कम जाता है। नेक्स्ट है घनत्व का एसआई मात्रक क्या है, घनत्व का
एसआई मात्रक क्या है? तो केजी पर मीटर क्यूब होता है, लेकिन हम लोग नॉर्मली मान नापते किसमें? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में नापते हैं, लेकिन घनत्व का जो एसआई मात्रक है केजी में। ये बहुत बड़ा यूनिट होता है, इसीलिए हम लोग ग्राम सेंटीमीटर में ही नॉर्मली नापते हैं। और ये सीजीएस पद्धति में मात्रक है घनत्व का। सीजीएस पद्धति में क्या है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन एसआई मात्रक में क्या है? घनत्व का केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। आ रही बातें समझ में? यहाँ कह रहा है पानी का घनत्व 10⁻³ केजी प्रति मीटर क्यूब है। किसी पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व 2.5 है, तो एसआई मात्रक में उस पदार्थ का घनत्व क्या होगा? बड़ा आसान है, अपेक्षिक लिख लीजिए इधर, और इसके बराबर में जिसका निकालना है उसका ऊपर x लिख दीजिए और नीचे लिख लीजिए पानी का 10⁻³ इधर भेज दीजिए, तो इधर क्या हो जाएगा? 2.5 और गुने 10⁻³ ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है? थोड़ा देर पहले देखे थे अभी आप। पृष्ठ तनाव जो टेंशन होता है, ऊपर में खिंचाव होता है किसी भी लिक्विड के सरफेस पर, तो इसका आंसर क्या दीजिएगा? न्यूटन पर मीटर होता है। 1 मिनट रुक जाइएगा जरा, यहाँ गलती ना नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ होगा न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर इसी को ऐसे लिखा गया है, ठीक है, इसी को लिखा गया है क्या? न्यूटन और मीटर के पावर -1 लिखा गया है, ठीक है, ना नहीं होगा यहाँ पे। कह रहा है कि ताप वृद्धि से द्रव के पृष्ठ तनाव, आप गर्म कर रहे थे, पृष्ठ तनाव घट जाएगा जब ही गर्म करेंगे ना, तो पृष्ठ तनाव घट जाता है जब गर्म करते हैं किसी चीज को, तो मतलब किसी भी लिक्विड को। नेक्स्ट है कीड़े मकोड़े जल के पृष्ठ पर बने बिना डूबे हुए चल तथा दौड़ सकते हैं, क्योंकि पृष्ठ तनाव के गुण के कारण जल के पृष्ठ पर प्रत्यास्था झिल्ली बन जाती है। जी यही आंसर होगा, एक झिल्ली जैसा ऊपर में निर्माण रहता है। अब यहाँ तक कि लोहा डूब जाता है, लेकिन लोहा का सुई अस्थिर से धीरे से आप अस्थिर से डाल दिया ना, तो उस झिल्ली के ऊपर तैरने लगता है पानी पे। झटका में डालिएगा तो ही डूबेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि जल के भिन्न त्रिज्या आर की केस नलियों को डुबाया जाता है, जल के विभिन्न त्रिज्या आर के केस नलियों को डुबाया जाता है, जल में होगा, जल में विभिन्न त्रिज्या की केस नलियों को डुबाया जाता है, तो जल की ऊंचाई n नलियों में इस प्रकार है कि nr बराबर नियतांक होता है। देखिए एक चीज समझिए, इतना मोटा एक केस नली है और एक केस नली एकदम पतला है और एक केस नली बहुत मोटा, इतना मोटा है। तो पानी मान के चलिए टब के अंदर आपने डाल दिया, ठीक है, ये भी टब के अंदर डाल दिया जिसमें पानी है अंदर, ये भी टब के अंदर आपने डाल दिया जिसमें पानी है। तो के एगो रूल कहता है कि इसमें पानी ऊपर जाता है, इसी को केस नली बोलते हैं, पानी ऊपर चढ़ता है इस नली में, ठीक है। तो याद रखिएगा जितना मोटा रहेगा उतना ही कम चढ़ेगा ऊंचाई तक, जितना पतला होगा उतना ऊंचाई तक जाएगा। तो याद रखिएगा हमेशा क्या होता है कि उसका ऊंचाई और त्रिज्या का गुणांक एक नियतांक बनता है। तो जैसे ही आप कहिएगा कि एगो बढ़ेगा तो एगो को घटना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो इसका आंसर हमेशा याद रखना है एनआर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि श्यानता गुणांक की बीमा, श्यानता क्या होता है? विस्कोसिटी इसको बोलते हैं, श्यानता गुणांक की बीमा। तो विस्कोसिटी का मतलब होता है मूवमेंट, विस्कर, जैसे कि बाल्टी को आप हिला दिए तो पानी हिल गया फिर अपने जगह पर आ जाता है, तो किस कारण से होता है? विस्कोसिटी गुण के कारण होता है। तो इसका हो जाएगा ml-1 t-1 होता है, ठीक है, श्यानता गुणांक का बीमा ml-1 t-1 होता है। ताप बढ़ने पर द्रव के श्यानता गुणांक क्या होगा? तो चूंकि द्रव है, देखिए गैस भी है द्रव में भी होता है, अगर गैस में और द्रव में पता करना हो आपको कि किस में बढ़ेगा किस में घटेगा, तो जैसे द्रव में आप गर्म करेंगे तो उसमें श्यानता गुणांक घट जाता है, आपस में जो चिपकने का पावर है, लेकिन गैस में क्या होता है? बढ़ जाता है। गैस को जब आप गर्म करते हैं तो श्यानता गुणांक बढ़ जाता है, लेकिन द्रव में श्यानता गुणांक घट जाता है गर्म करने से। यदि एक छोटी वर्षा बूंद हवा से होकर गिरती है तो इसका वेग बढ़ता है, इसका वेग घटता है, या कुछ समय के लिए नियत वेग के साथ गिरेगी और तब इसका वेग बढ़ेगा? नहीं, इसका डी आंसर दीजिए, इसका वेग कुछ समय के लिए बढ़ेगा और तब जाके नियत हो जाती है। कुछ समय के लिए हवा का विस्कोसिटी के कारण ऐसा होता है, कुछ समय तक तेजी से गिरेगा हवा में और उसके बाद कांस्टेंट स्पीड से गिरेगा।
पानी में उसी तरह कोई चीज़ डाल दीजिएगा आप, तो पहले तेज़ी से गिरेगा और कुछ देर बाद एक निश्चित रफ्तार से नीचे पानी में जाएगा वो कील वगैरह जो भी डालिएगा। नेक्स्ट है कि ताप के बहने से गैस के श्यानता गुणांक का मान, अब ताप बढ़ा रहे हैं तो गैस का श्यानता गुणांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अभी थोड़ा देर पहले द्रव का घटता है, इसका गैस का बढ़ता है। नेक्स्ट कह रहा है बर्नौली का प्रमेय तरल के गति के लिए तब लागू होता है जब वह धारा रेखीय हो। बर्नौली का नियम क्या कहता है कि जब तेजी से हवा चलेगा, मतलब जितना तेज चलाइएगा हवा को, ठीक है, गैस में लागू होता है, चाहे द्रव में भी लागू होता है, जितना वेलोसिटी आप बढ़ाइएगा प्रेशर उतना ही कम जाएगा। इसलिए जहाज उड़ाने से पहले बहुत तेजी से चलाया जाता है, जहाज को बहुत दूर तक तेजी से चलाया जाता है, तब उड़ने के लिए उसको उड़ाया जाता है, क्योंकि प्रेशर पूरा कम हो जाता है उस समय। ठीक है, तो देखिए यहाँ समझ लीजिए एक चीज़ पहले, धारा रेखीय का मतलब एक एक निश्चित नियम से चलना। देखिए ये सब धारा रेखीय मैं बना रहा हूँ धारा, और अगला देखिएगा, मतलब कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता, धारा रेखीय वो नहीं हुआ। तो जब भी बर्नौली का नियम लगेगा तो धारा रेखीय के लिए लगता है, एक सीध में लगता है। ठीक है, विक्षुब्ध के लिए नहीं। विक्षुब्ध मतलब जैसे तैसे मुंह में, जैसे कोसी नदी जो है, बिहार का सो कोसी नदी है ना, तो वो धारा रेखीय नहीं है, विक्षुब्ध नदी है वो, विक्षुब्ध धारा है वो। धारा रेखीय क्या है, तो गंगा नदी सीधा चलता है। हवा में गिरती तेल बूंद, हवा में गिरती तेल बूंद सीमांत वेग प्राप्त करती है जो, अब समझिए यहाँ पे, बूंद के त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती, यहाँ पे नहीं नहीं नहीं, त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। ये दोनों तो सेम ही लिखा गया, इसलिए दोनों में टिक कर लीजिए, बी और सी, इसका बी और डी आंसर हो जाएगा। हवा में गिरती तेल बूंद सीमांत वेग प्राप्त करती है तो त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। एक चीज़ यहाँ आपको हम बता दें, थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, याद आ गया मेरे को, जो श्यानता गुणांक होता है ना, उसको सीजीएस में हम लोग नापते हैं पॉइस में, पॉइज, पॉइज लिखा रहेगा, POISE, पॉइज। ठीक है, आगे आएगा तो फिर बताएंगे, वैसे फिलहाल अभी ये याद रखिए। एक बार दाब बराबर होता है 10⁶ डायन पर सेंटीमीटर हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, डायन, डायन लिखा है, डाइन, डाइन होता है ना न्यूटन वाला, न यहाँ कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे हाइड्रोजन बैलून आसानी से उठा पाएगा। हाइड्रोजन बैलून किसको उठाएगा, जिसका घनत्व सबसे कम होगा। तो 1 kg ढीले ढंग से पैक किए हुए पंख का, 1 kg क्या होगा, पंख को आसानी से उठा लेगा हाइड्रोजन बैलून, लेकिन इस्पात वगैरह को नहीं उठा पाएगा, पानी, पारे, नमक को। घनत्व सबसे कम जिसका है उसको उठा लेगा। चलता हुआ द्रव कुछ समय के बाद विराम में आ जाता है, इसका कारण क्या होता है। अब आप दिमाग लगा के जवाब दे पाइएगा, श्यानता हो जाएगा ना। अभी थोड़ा देर पहले बताए कि हम बताए थे, बाल्टी को आप हिला दिए, पानी है उसके अंदर, अभी मूव कर रहा है, और कुछ देर वो पानी शांत हो जाता है। बर्नौली प्रमेय अनुप्रयोग है, तो बर्नौली प्रमेय जो हो जाएगा वो ऊर्जा संरक्षण नियम पर काम करेगा। ठीक है, जैसे ऊर्जा संरक्षण नियम काम करता है उसी तरह बर्नौली प्रमेय भी काम करता है। नेक्स्ट है आपका कि एक बॉयज श्यानता गुणांक, अभी थोड़ा देर पहले बताया था ना, पॉयज या बॉयज लिखता है, सीजीएस में श्यानता गुणांक का मात्रक है, तो इसका एसआई मात्रक कितने गुणांक है। एक पॉयज श्यानता गुणांक जो है एसआई मात्रक का क्या होता है, तो 10वां भाग होता है। एसआई मात्रक को 10 से भाग दीजिएगा ना, तो आपको पॉयज श्यानता गुणांक आपको मिल जाएगा। बात क्लियर हुई इतना। वर्षा की बूंद द्वारा एक नियत वेग प्राप्त कर लेने के कारण है, कुछ देर बाद एक नियत वेग प्राप्त कर लेता है, अभी थोड़ा देर पहले बताए हैं आपको हम, तो उसका कारण क्या दीजिएगा आप,
यही ना दीजिएगा, हवा का श्यानता बल। श्यानता बल के कारण वो क्या होता है, एक नियत वेग प्राप्त कर लेता है। पृष्ठ, अच्छा उसका बूंद गोल क्यों हो जाता है, क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव की उत्पत्ति का कारण है, तो याद रखिएगा पृष्ठ तनाव किसी एक ही तरह के परमाणु के बीच लगता है ना, बात समझ में आ रही है। तो इसको बोलते हैं हम लोग ससंजक बल। मतलब मान के चलिए पानी का या तेल का है, तो तेल तो सारा सेम चीज का बना हुआ है, इसलिए ससंजक बल बोलते हैं। लेकिन पानी और मान के चलिए गिलास में रखे है, गिलास को भिंगा रहा है, तो पानी और गिलास के दीवार के बीच में क्या लग रहा होगा, उसको बोलते हैं असंजक बल, क्योंकि दोनों दो मटेरियल है। इसको इंग्लिश में कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। आगे करा है, कोई द्रव ठोस की सतह को नहीं भिगोएगा यदि स्पर्श कोण, देखिए समझा देते हैं, ये पहले बताए हुए हैं वीडियो में, फिर एक बार बता दे रहे हैं। देखिए जैसे मान के चलिए गिलास के अंदर आप क्या, थोड़ा चौड़ा चौड़ा बनाना पड़ेगा तब अच्छा समझा पाएंगे। मान के चलिए दो बर्तन दिया आपने, एक में आप पानी रखे, तो पानी रखिएगा ना तो पानी कुछ इस शेप में, सॉरी ज़्यादा घूम गया, थोड़ा सा कम रहता है, ऐसे रहता है। और पारा रख दीजिएगा उसके अंदर, पारा ऐसा शेप लेगा। तो अगर आपको एंगल की बात करिएगा, तो यहाँ पे एंगल देखिएगा, ये जो एंगल बन रहा है, जो मुंह ऐसे है ना ये एंगल, और इसमें एंगल ऐसे बन रहा है। तो यहाँ देखिए पात्र और द्रव के बीच में यहाँ पे है 90 डिग्री से बड़ा है, यहाँ 90 डिग्री से छोटा है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन से आप जवाब दे दीजिए, कोई द्रव ठोस के सतह को नहीं भिगोएगा जब उसका सिचुएशन ऐसा होगा। समझे, जैसे पारा हो, घनत्व उस चीज से ज्यादा होगा, तो उस समय जो कोण बनता है वो अधिक कोण होता है, 90 से बड़ा बन रहा होता है, 90 से बड़ा बन रहा होता है। लेकिन जब इस सिचुएशन में देखेंगे शेप ऐसा रहेगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग जो भिंगा देगा उस पात्र को। आगे है, केशाकर्षण से नली में द्रव चढ़ेगा यदि स्पर्श कोण न्यून कोण होगा। अभी जस्ट मैंने बताया न्यून कोण होगा तभी तो केश नली में ऊपर की तरफ चढ़ेगा, नहीं तो भिंगाएगा ही नहीं, तो आगे चढ़ेगा ही नहीं ऊपर। नेक्स्ट है, यदि जल में विभिन्न त्रिज्या के केश नली को डुबाया जाए, ऊंचाई n है, तो इसका क्या होगा, n होना चाहिए। यहाँ पे बी आंसर करिए, लेकिन यहाँ h नहीं n होगा। n और r जो होगा कांस्टेंट होगा, एक n और r क्या कांस्टेंट बनाता है। जब पारे की अनेक छोटी बूंदें मिलकर एक बूंद बनाती है, तब बूंद का ताप, बात समझे, बढ़ता है। जब पारे की अनेक बूंदें मिलकर एक बूंद बनाती है, तब बूंद का ताप जो होता है, बढ़ जाएगा, उसका ताप, एनर्जी ज़्यादा आ जाएगा ना, ज़्यादा उसमें मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। साबुन के बुलबुले के अंदर अतिरिक्त दाब समानुपाती होता है, पृष्ठ तनाव के। साबुन के बुलबुले के अंदर अतिरिक्त दाब जो होता है समानुपाती होता है पृष्ठ दाब के। जब समान अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो इस पे हम लोग बोलते हैं ससंजक बल, और जब असमान हो तो असंजक बल, जैसे अलग अलग मटेरियल हो तो। गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है, मतलब फोड़ना क्यों फट जाता है सुई से, क्योंकि दाब कम लग रहा था। नाखून गुब्बारे पर सुई की तुलना में अधिक दाब डालता है। गैस सुई के साथ प्रतिक्रिया करता है, जी नहीं, ये तो गलत है। नाखून सुई की तुलना में अधिक लंबा होता है, नहीं। सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब हाँ यही होगा। सुई जो है नाखून की तुलना में अधिक दाब अंकित करता है। बात समझ में आया, इसलिए वो फट जाता है, क्योंकि उसका एरिया बहुत कम हो जाता है ना। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में क्या प्रक्रिया हो रहा होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एक सेकेंड, इसको बोलते हैं केशकीय अभिक्रिया। केशकीय मतलब है केश नली प्रक्रिया, मतलब केश नली में ऊपर चढ़ने की प्रक्रिया के द्वारा ही ब्लॉटिंग पेपर क्या होता है, टिश्यू पेपर उसको स्याही सोख लेता है। क्लियर है बातें, आ रही है समझ में बातें। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरता है, तो पृष्ठ तनाव के कारण, पानी का पृष्ठ तनाव के कारण उस पर तैरते रहता है। नेक्स्ट है, बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है, तभी थोड़ा देर पहले बताया ऊर्जा संरक्षण हो जाएगा।
क्लियर है बातें? बर्नौली कहता भी है कि जितना तेज आप किसी भी लिक्विड को या गैस को आप चलाएंगे, वहाँ प्रेशर उतना ही कम क्रिएट होगा, मतलब प्रेशर कम जाएगा बहुत। इसका एक क्वेश्चन सुन लीजिए कि धारा वाला पानी में तैरना आसान है, जो धारा वाला पानी या रुका पानी में, तो इसका आंसर होगा धारा वाला पानी में, क्योंकि प्रेशर वहाँ कम है। रुका पानी में आप तैरेंगे, डूबने का संभावना ज़्यादा रहता है। समझ आ रही बात है? द्रव चालित ब्रेक, वही हाइड्रोलिक प्रेशर वाला, के नियम का कार्य करता है, तो पास्कल के नियम पर काम करता है द्रव चालित वाला। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? इस्पात का गोला है, पदार्थ की मात्रा क्या कहलाता है? उसके अंदर जो पदार्थ है उसको घनत्व के नाम से हम लोग जानते हैं। अंडरस्टैंड? एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होता है? द्रव्यमान होता है। जितना पदार्थ उसके अंदर है वो द्रव्यमान कहलाता है। किसी इस्पात के अंदर कितना चीज से वो बना हुआ है। दूध से क्रीम निकालने पर उसका घनत्व बढ़ जाएगा, दूध का घनत्व बढ़ जाता है। अब कहेंगे ऐसे कैसे, उसको समझिए जरा। क्रीम जो होता है वो बसा है, फैट है, और दूध जो है जब फैट उसमें से निकलेगा, आप फैट को कैसे समझिएगा, अगर आप घी रखेंगे, गौर से सुनिएगा, घी रखिएगा पानी में तो तैर जाएगा, घी पानी में रखिएगा तैरता है। मक्खन जब मम्मी लोग निकालती है तो बर्फ रखा जाता है उसमें ठंडा करने के लिए, ताकि जो भी फैट होता है ऊपर आ जाता है। फैट का घनत्व कम होता है, तेल का जैसे घनत्व, तेल डालिएगा पानी के ऊपर तो तैरता है ना, तो उसी तरह मक्खन ये सब का क्या है, घनत्व कम होने की वजह से जब वो हटता है तो घनत्व बढ़ जाता है, जो कि दूध बचा होता है। तो इस कॉन्सेप्ट से याद रखिएगा थोड़ा सा। आगे प्रश्न है कि साबुन कपड़े को बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? यह घोल के पृष्ठीय तनन को कम कर देता है। जी हाँ, घोल का जो पृष्ठीय तनाव है उसको बहुत कम कर देता है, जिस वजह से गंदगी बाहर की तरफ चला आता है। बात समझे? साबुन या अपमार्जक यही काम करता है, पृष्ठीय घनत्व कम करता है जल का। अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है, क्योंकि क्योंकि देखिए, पानी का जो घनत्व है ना, अंडा का घनत्व का पानी की तुलना में ज़्यादा है, तो अंडा डूब गया पानी में। लेकिन जब पानी के अंदर नमक घोल दिए तब अंडा से ज़्यादा घनत्व किसका हो जाता है? पानी का। तो देखिए कहाँ ये वाला ऑप्शन 57 का सी नंबर में है। कह रहा नमक में घोल का, नमक के घोल का के होगा, नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है। नमक के घोल का अधिक है, इसलिए उसमें डूब जाता है अंडा। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्था है? रबर हो गया, स्टील हो गया, गीली मिट्टी, प्लास्टिक हो गया। तो सबसे कठोर होगा वो सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ होगा। स्टील आंसर होगा यहाँ ऑप्शन में। जब कुएं में पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो उसमें महसूस होती है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, यही सही होगा। पानी की सतह से ऊपर आते ही वो भारी लगने लगेगा, और पानी में बायोंसी फोर्स के कारण, उत्प्लवन बल के कारण हल्का लगते रहता है। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो जल का मात्रा, नहीं बहाव, सॉरी, जल का बहाव मापते हैं। जब बड़ा टनल वगैरह खोला जाता था, कितना क्यूसेक पानी वहां से निकल रहा है, बहाव न मापते हैं, मात्रा नहीं। क्यूसेक से मापा जाता, बहुत अधिक मात्रा में जल का बहाव जब होता है ना, उसको मापते हैं क्यूसेक में। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है कि 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य होता है तो कितना बार के बराबर होता है, वो आपसे पूछना चाह रहा है। 0.1 बार के बराबर होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 0.1 बार के बराबर होता है 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब। निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? स्याही का सूखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, और पौधे की जड़ों से जल का उसके पर्ण समूह की ओर, मतलब पत्ती तक बढ़ना, यही आंसर हो जाएगा। इसमें 2-3 क्रिया काम कर रहा होता है। एक तो जड़ से पानी खींचना का केशिकत्व है, लेकिन ऊपर पानी जब जा रहा है तो उस समय विसरण का क्रिया हो रहा होता है, सबसे ऊपर में इवेपोरेशन हो रहा होता है, जिस वजह से एक प्रेशर भी वहां पे क्रिएट होता है। ये प्रश्न कर रहा है कि एक केस नली में जल की अपेक्षा, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है? तरल ऊपर जा रहा है, यानी उसका घनत्व कम होगा।
लेकिन यहाँ पे ऑप्शन किया है तरल तरल जल की अपेक्षा अधिक श्यान है, तरल का ताप जल की अपेक्षा अधिक है, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम है। हाँ, यही होगा। वो तो तरल है, उसका पृष्ठ तनाव क्या है, कम है, तभी तो ज्यादा ऊंचाई तक चढ़ रहा है। आ रही है समझ में बातें? यहाँ कह रहा है कि पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर में क्या होगा? बर्फ का टुकड़ा तैर रहा था, पानी का अब क्या होने वाला है, स्तर। तो इसको बोलेंगे उतना ही रहेगा, पानी के स्तर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। लेकिन अगर कह देता कि उस बर्फ के अंदर एक लोहा का टुकड़ा है, तब क्या कहते हैं, पानी का स्तर गिर जाएगा नीचे की तरफ, पानी का स्तर नीचे जाएगा जब वो पूरा पिघल जाएगा। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या है? देखिए, तैलीय पृष्ठ और पानी का बूंद दोनों दो चीज है ना, तो आसंजक बल का अभाव। आसंजक बल का अभाव के कारण नहीं चिपकता है। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? तो वह ग्रीस से थे। इसी को एथेंस भी बोलते हैं और यूनान भी बोलते हैं। ग्रीस, एथेंस, यूनान। ग्रीस, एथेंस, यूनान, ये तीनों एक ही है, यहीं के थे वो। नेक्स्ट है, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है? जल पृष्ठ पर लोहा का टुकड़ा नहीं तैरता है। लोहे के द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से, ये क्या है, एक बार पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, रुक जाइए, या तो समझना पड़ेगा। लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम है, यही आंसर होगा। लोहा द्वारा विस्थापित जल का जो भार है लोहा के भार से कम है, इसीलिए डूब गया। कुछ गलती नहीं ना हो रहा है, अच्छे समझना पड़ेगा। डूबने वाला का जो भार होता है वो लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है ना? आगे पढ़ें। लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से अधिक होता है। लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार के बराबर होता है। भार के बराबर लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार बराबर होगा तो उसी में तैरेगा अंदर में। भार कम होगा तो तैर जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। डूबने का कारण क्या होता है कि जो लोहा द्वारा विस्थापित जल का भार होता है ना, लोहा के भार से कम होता है, इसी वजह से वो डूब जाता है। अगर भार ज़्यादा हो जाता, पानी हटा जो पानी उसने हटाया ज़्यादा हो जाता, तब क्या हो जाता, वो नहीं डूबता। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वो पानी हटाती है अपने भार, एक मिनट, भार के बराबर। एक मिनट रुक जाइए, नहीं नहीं, एक सेकंड, शांति से, यही तो समझना है कि गलती ना हो। आयतन के बराबर, क्योंकि आयतन से रिलेशन यहाँ नहीं बनता है। जो अगर पानी के ऊपर कौन ऊपर में रहेगा, फ्लोट करेगा, वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? उसके भार के बराबर। भार पर डिपेंड करेगा, घनत्व के बराबर और पृष्ठ भाग के बराबर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा कोई भी जो ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखने वाला कि कोई भी नाव डूब जाएगा यदि वह पानी हटाती है। जितना उसका आयतन है अगर उतना ही हटाया तो डूब जाएगा। द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। यह निर्भर करती है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। ठीक है, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है, तो इसको बोलते हैं वो कितना द्रव हटा रहा है, उस पर डिपेंड करेगा वो। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? तो आर्किमिडीज है। जब भी आएगा तैरने उत्प्लावन से रिलेटेड, कौन आंसर मारिएगा? आर्किमिडीज। यहाँ है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यह सिद्धांत आर्किमिडीज का है। आ गया ना फिर से आर्किमिडीज? और एथेंस के थे, आपको पता ही चल गया। एथेंस ग्रीक या यूनान, एक ही बात है। आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो प्लवन, अभी बताया मैं,
तैरने से रिलेटेड जो भी होगा आर्किमिडीज को टिक मारना है। नेक्स्ट है कि पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है। यह सिद्धांत किस पर आधारित है? तो तैरने से रिलेटेड आर्किमिडीज का सिद्धांत हो गया। और हाइड्रोलिक प्रेशर जो होता है पास्कल पर डिपेंड होता है। और केपलर एक ग्रह के नियम दिया था मूवमेंट के ग्रह का, और गुरुत्वाकर्षण न्यूटन ने दिया था। आगे कहता है लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो इसको केशिकत्व की घटना बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? केशिकत्व की घटना के कारण पानी तेल ऊपर की तरफ चढ़ता है। अगला प्रश्न आपके सामने नीचे है कि जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केश नली को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डूबने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई दोनों केश नलियों में बराबर होगा। अभी देख लेते हैं और ऑप्शन क्या था इसका। अधिक व्यास वाली नली में अधिक होगी, ये होगा आंसर। कम व्यास वाली नली में अधिक होगा। ज़्यादा ऊंचा था कम व्यास वाला में चढ़ेगा ना, थोड़ा देर पहले आपको बताए थे। एन आर इजकल टू कॉन्स्टेंट, एन आर इजकल टू कॉन्स्टेंट। क्लियर हो रही है बातें? श्यानता की इकाई क्या है? पॉइज या बॉयज बोलते हैं, थोड़ा देर पहले बताए थे। श्यानता को क्या चीज़ में नापते हैं? पॉइज में। यदि केश नली का व्यास दुगना कर दिया जाए तो उसमें चढ़ने वाले जल की सतह की ऊंचाई क्या होगी? आधी हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट बनाता है। तो एक बढ़ाइएगा उसका उल्टा एक हो जाएगा। अपमार्जक मैले कपड़ों से सफलतापूर्वक तेल व गर्द निकाल देती है, ये सही बात है, निकाल देती है। अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देती है, नहीं भाई घटा देती है, यहाँ गलत लिखा गया था। पहला सही है, दूसरा गलत है। यहाँ है कि संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं। संवातक समझते? एग्जॉस्ट, जो गर्म हवा को बाहर निकालता है। तो एग्जॉस्ट जो है छत पे लगाया जाता है। इसका कारण क्या होता है? सांस से छोड़ी गई हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है, यही होगा आंसर, क्योंकि गर्म हवा ऊपर जाती है। साबुन के जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव, यहाँ होगा घर नहीं घट जाएगा, यहाँ घट ट लिख दीजिए और सही कर लीजिए, इसको घट जाएगा। साबुन या अपमार्जक से पृष्ठ तनाव घटता है। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण नाचते हैं। बात समझे? क्योंकि पृष्ठ तनाव जहाँ कपूर होता है वहाँ कम जाता है, तो पास वाला उधर वाला खींचता है, उसको उधर खींचता है, इसलिए वो चक्कर काटने लगता है, नाचने लग जाता है। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण उसका खिंचाव होता है और चिपक जाता है। क्लियर हो रही है बातें? स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, क्योंकि लार्वा को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है पृष्ठ तनाव कमने के कारण। एक द्रव बूंद गोलीय आकार का धारण करता है तो उसको पृष्ठीय तनाव के कारण वो खिंचाव होता है। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार पृष्ठीय तनाव के कारण होता है। क्लियर हो रही है बातें सारी? सही लग रहा है सेशन? साबुन द्वारा निर्मल का क्या सिद्धांत है? ये कैसा क्वेश्चन है? थोड़ा गजब गजब क्वेश्चन नहीं है? मुझे लग रहा है ये उससे रिलेटेड है। साबुन क्या करता है? पृष्ठीय तनाव के कारण क्या करता है? साफ करता है। कुछ मिसप्रिंट भी हो सकता है। तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। जल का पृष्ठ तनाव अधिक है, इसलिए उसको खींच के पूरा में फैला देता है। तेल का पृष्ठ तनाव कम है। हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए हुक साहब का जो सिद्धांत है ना, वह है प्रत्यास्था से संबंधित। ठीक है, प्रत्यास्था से संबंधित है हुक का सिद्धांत। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि वहाँ प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप कम हो जाता है। चारों ओर से बंद होने के कारण वायु का प्रभाव नहीं होता है। अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, ये होगा। दाब के कारण ताप अधिक बढ़ जाता है।
हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायुदाब घट जाता है, वायुदाब घट जाता है और हाइड्रोजन का दाब अंदर बढ़ जाता है, इसीलिए फट जाता है ऊपर जाके बैलून, ज़्यादा फैल जाता है बैलून। उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है, मतलब रनवे पर दौड़ाया जाता है, ताकि आपको पता है बर्नौली का सिद्धांत लग जाएगा, ज़्यादा तेज दौड़ेगा तो दाब कम जाएगा, तो कार्यकारी दाब वायु दाब घटाने के लिए, बात समझे, वायु दाब उससे घट जाता है और आसानी से वो उड़ जाता है। नेक्स्ट है, जब 14 वायुदाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है क्योंकि, अब क्या किया, आप ऊंचे पर्वत पर ले गए हैं तो वायुदाब क्या हो गया, वहाँ पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है, इसीलिए वो नीचे की तरफ मूव कर जाता है। समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है, क्योंकि वहाँ वायुदाब कम हो जाता है। ऊंचाई के बढ़ने पर वायुदाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है, वायुमंडल के ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के माप में बढ़ोतरी आएगी, उसका साइज बढ़ जाएगा, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कमेगा तो अंदर से वो फैलने लगेगा, अंदर जो हाइड्रोजन है, और लास्ट में वो फट जाएगा, एक समय आएगा। मुझे लग रहा है अच्छे से क्लियर हो रही होगी सारी बातें, हर एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, बहुत काम का ये सेशन है। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिरता है, अचानक गिर रहा हो तो आंधी झंझावात की संभावना हो सकती है, और जब धीरे धीरे गिर रही हो तो बारिश हो सकती है, और धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही हो तो मौसम साफ होगा। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब बाहर के दाब से क्या होता है, अधिक होता है, तभी तो बुलबुला बना हुआ है, वरना दब के वायुमंडलीय प्रेशर से वो तो फट जाना चाहिए था दब के, अंदर दाब ज़्यादा होता है। ऊंचाई की जगह पर पानी 100 डिग्री के नीचे तापमान पर क्यों उबलते हैं, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होता है, अतः उबलने के लिए नीचे बिंदु आ जाता है, ए नंबर ही आंसर हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब कम जाता है। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाता है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब में कमी आ जाती है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका भी। आई कह रहा है, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक या मुंह से खून निकलने लग जाती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से रक्त दाब घटता है, ऊंचाई बढ़ने से साथ वायुमंडलीय दाब, ये हो जाएगा, ऊंचाई बढ़ने के वायुमंडलीय दाब घट जाता है और शरीर के अंदर का प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा रहता है, इसीलिए बाहर आ जाता है ब्लड नाक मुंह से। आगे है कि रेल के पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती है जिससे कि वह झटकों के अवशोषित कर सके, फीस पटरियां सही तरीके से लगने के लिए पटरियां समांतर बनी रहे, ये हो जाएगा, रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो सके, चौड़ा रहेगा तो दाब कम लगेगा। प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती है क्योंकि छतों का आकार जटिल होता है, छतें कसकर बंधी नहीं होती है, छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देता है, अतः छत के नीचे दाब सामान्य रहता है, यही आंसर होगा। एक ऐसे समझिए, ये घर है, ये ऊपर छतरी लगा हुआ, हवा ऊपर चलने लगा, ऊपर का प्रेशर एकदम कम गया, अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है, इसलिए छतरी ऊपर की तरफ उड़ जाता है। क्या कहता है, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। ठीक है, बर्फ का गलनांक घट जाता है, आपस में चिपक जाता है। नेक्स्ट कह रहा है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, लेट जाने से एरिया बढ़ जाएगा और उसका जो है क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाएगा, पहला ही आंसर हो जाएगा, क्षेत्रफल कम गया तो दाब क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल अधिक हुआ दाब कम जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलती है क्योंकि नीचे प्रेशर ज़्यादा होता है, निचले तल का तापमान अधिक होता है, निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाती है। 105 का आंसर देना सही रहेगा, बी।
चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, क्योंकि जैसे कहीं पानी का ऐसे ऐसे फुहारा है, यहाँ पे आपने गेंद रख दिया, अब इधर वाला और इधर वाला ऐसे ऐसे इसको गोल गोल नचाते रहता है इस जगह पे, तो इसका रीजन क्या होता है? तो वेग के कारण क्या होता है? पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है और वो नाचते रहता है वहां पे। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। क्लियर हुई बात? प्रेशर आप देंगे, गलनांक घट जाएगा। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है, क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ जाता है, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब घट जाता है, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व बढ़ जाता है, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व घटता है। देखिए एक चीज समझिए, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है, जितना नीचे होगा द्रव जो है, पानी जो पुल के नीचे है पानी, वो बहुत प्रेशर क्रिएट करेगा, इसलिए नीचे मोटा बनाया जाता है, ऊपर पतला बनाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र के सतह से ऊपर रहता है? तो देखिए ये लॉजिक समझना होगा। आंसर हो जाएगा वैसे 109 का ए, 1/9 भाग ऊपर, मतलब 1 भाग ऊपर रहता है, 9 भाग नीचे रहता है बर्फ का। बात समझ में आए? और नीचे कितना रहता है? तो 8/9 भाग, मतलब 9 में से 8 भाग नीचे रहता है। टाइटेनिक इसलिए टकरा गया था, उसको ऊपर का 1 भाग दिखा, 8 भाग नीचे था, जाके टकराया, खत्म कहानी। लेकिन यह सिचुएशन बदलेगा, नदी के जल में बदल जाता है, 1/12 होता है, वहाँ 1/12 भाग ऊपर रहता है, ठीक है, और 11/12 भाग नीचे रहता है, नदी में बदल जाता है ये। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? बादल तैरते रहता है ना ऊपर में, इसका कारण पूछ रहा था, इसका कारण क्या दीजिएगा? निम्न घनत्व के कारण, बादल का घनत्व कम है इसलिए ऊपर तैरते रहता है। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? कि नदी का घनत्व ज़्यादा है, समुद्र पानी में समुद्र कम होता है, समुद्री तरंगे तैराक को तैरने में सहायक करते हैं, समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है, यही आंसर होगा सी नंबर। उसका घनत्व ज़्यादा होने की वजह से आसानी से उसमें तैरा जा सकता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, वस्तु की आपने मात्रा को बदल दिया तो उसका अपरिवर्तित क्या रहेगा? दिमाग लगाइए। घनत्व, वस्तु की मात्रा बदलने पर भार बदल जाएगा, आयतन बदल जाएगा, द्रव्यमान बदल, लेकिन घनत्व वही रहेगा। सीक तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, इसको किस कर दीजिए, किस तापमान होगा, सीक नहीं, किस तापमान पर? तो 4 डिग्री पर घनत्व सबसे ज़्यादा, आयतन सबसे कम होता है, ये भी ध्यान रखना है। एक लोहे की गेंद पारद यानी मरकरी में भरी बाल्टी में गिराया जाता है तो तैरने लगेगा, ये पारे की सतह पर तैरेगी, घनत्व के कारण ये सब हो रहा है। आगे है कि स्टील की गोली पारे पर तैरती है, क्योंकि स्टील की गोली पारे, इसका घनत्व कम है, पारे से कोई वस्तु डूब नहीं सकती, पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, यही सही होगा। पारा का घनत्व ज़्यादा है, स्टील उसमें डूब ही नहीं सकता, हम और आप जाएंगे उसके ऊपर ही रहेंगे, नहीं डूब सकते उसमें कभी भी। जब लोहा नहीं डूब पा रहा है तो हम और आप क्या ही डूबेंगे। बर्फ पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है, क्योंकि पानी एल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी होता नहीं, बर्फ पानी के जमने से बनती है नहीं, बर्फ ठोस है जबकि एल्कोहल द्रव है नहीं। आंसर हो जाएगा डी आपका, कि बर्फ पानी से हल्की है, बर्फ पानी से हल्की होती है तथा एल्कोहल से भारी होती है। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो तो उसके भार में ह्रास होता है, यह ह्रास कितना होता है? फिर से सुनिए, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास होती है, यह ह्रास कितना होता है? तो विस्थापन पानी के भार के बराबर होता है, डुबाया गया है, जितना वो पानी विस्थापित करेगा उसके भार के बराबर होगा। क्लियर हो रही है बातें? आगे रहा है, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? लोहे की पारे में रासायनिक क्रिया, ये तो आंसर होगा नहीं, रासायनिक क्रिया। लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे का कम, ये नहीं होगा। लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम, यही आंसर होगा। लोहा का घनत्व क्या है? पानी से तो अधिक है इसलिए पानी में डूब जाता है, और पारा से कम है इसलिए पारा के ऊपर तैरते रहता है। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है
तो थोड़ा ऊपर हो जाएगा, समुद्र का घनत्व ज़्यादा है, थोड़ा ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि एक झील में तैरने वाले इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होता है? नाव के भार से कम होता है? नहीं। नाव के भार से ज़्यादा होता है? नहीं। नाव नाव के उस भाग के बराबर जो झील के पानी के सतह के नीचे, ये सही है। जितना भाग नीचे है ना उतना पानी हटा रखा है। नाव के उस भाग के भार के बराबर, उस भाग के भार के बराबर जो झील में पानी के अंदर है उतना पानी वो अलग करेगा। पानी में जितना नाव डूबा हुआ है उतना पानी को क्या, उतना काटिए नाव को और तौलिए, उसका जो भार होगा, जितना पानी हटाया होगा उतने भार के बराबर होगा। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से गिराकर 3 डिग्री तक कर दिया जाए? देखिए, आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में फिर घटेगा। 1 मिनट रुक जाइएगा। जल के आयतन पूछ रहा है, उल्टा बोल दिया मैंने, घनत्व मैंने बोल दिया, आयतन पूछ रहा है। आयतन के लिए आंसर दीजिएगा ये। आयतन पहले घटेगा और बाद में फिर बढ़ेगा। 1 मिनट। एक मिनट रुक जाइएगा। देखिए, एक पिक्चर ही बना लेते हैं ना, आसान क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये 0 डिग्री है, ये 4 डिग्री है, ये मान के चलिए 9 डिग्री है और बीच में है 3 डिग्री होगा। तो यहाँ घनत्व ज़्यादा है, यहाँ आयतन जो होगा, घनत्व ज़्यादा है, आयतन सबसे कम है। तो आप 9 से यहाँ आएंगे तो आयतन घटेगा पहले, बात समझ में नहीं, और फिर आयतन बढ़ेगा। और फिर घटेगा। ये क्या चल रहा है? नहीं, पहले घटेगा फिर आयतन बढ़ेगा। 0 डिग्री पर सबसे ज़्यादा आयतन होता है। तो ये कहाँ है ऑप्शन? पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। यदि ताप 9 डिग्री से गिरा कर 0 डिग्री लाना है तो आयतन पहले पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। यहाँ बढ़ेगा करिए, बात समझे? आगे आपका पानी में क्या है? पानी में भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि, मतलब पानी से पूरा पूरी आपने बोतल भर दिया है और जमेगा पानी तो आयतन क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है ना, बर्फ का आयतन ज़्यादा है। जमने पर बोतल सिकुड़ती है नहीं, जमने पर जल का आयतन घट जाता नहीं, जमने पर जल का आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। समझे? जैसे हम लोग एक्सपेरिमेंट भी करते थे बचपन में, कभी कभी क्या करते थे हम लोग, रख देते फ्रिज के अंदर एक बोतल पानी, ठंड के दिन में, याद होगा, सॉरी गर्मी के दिन में, हम लोग ध्यान नहीं देते थे या बर्फ जमाने के लिए पूरा भर के रख देते थे और बाद में पता चलता था कि फ्रिज के अंदर वो क्रैक किया हुआ है पानी का बोतल पूरा, जब खोल के देखते थे। ऐसा हुआ है। तो बस इसका रीज़न समझ में आ गया होगा, क्योंकि क्या होगा जब जमेगा ना तो पानी का आयतन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, इसलिए फट जाता है। यहाँ कहा जा रहा है आपको कि जाड़े की रातों में क्या है? जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि, बस जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है, जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है, अतः उसकी कठोरता पाइप को फाड़ देती है, तोड़ देती है। जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, यही आंसर होगा ना जी, अभी जो हम लोग किए। जमने के बाद पानी का आयतन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसका थोड़ा सा ख्याल रखना होता है। तो मुझे लगता है सारी बातें यहाँ क्लियर हो गई। आज के सेशन में ना हम 123 क्वेश्चन ही करने वाले थे, लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूँ इसके बाद जो हमारा सेशन आ रहा है वो भी कमाल का आ रहा है। ध्यान दीजिएगा ज़रा, हमारा जो नया सेशन आने वाला है, जो मैं नेक्स्ट लेकर आ रहा हूँ, उसमें हम आपको कराने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपको पता होना चाहिए कि सरल आवर्ती गति, इन चीज़ों पर बड़ी क्वेश्चन आ रहा है और हम और आप नहीं इस पे ध्यान देते हैं और फंस जाते हैं। देखिए 8 और 9th क्लास के क्वेश्चन ज़्यादा पूछ देते हैं और 8 9th का क्वेश्चन कहाँ जाके मिलता है? 11 12th में मिलता है जाके, तो उससे रिलेटेड होता है। तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ये जितने क्वेश्चन है ये सभी कई कई बार एग्जाम में आए हुए, अंडरस्टैंड? इसका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, ये आपके एग्जाम में बहुत चार चांद लगाने वाला है ये क्वेश्चन सब। अब खुद देखिए ना, पहला क्वेश्चन ही पढ़िए जरा। कह रहा है सरल आवर्त गति में जो भौतिक राशि का मान नियत रहता है वो क्या है? कह रहा है विस्थापन है, आवर्तकाल है, गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है। सोचिए, बता के दिखाइए मुझे। बहुत लोग इसमें फंस जाएंगे, बात समझ में आ रही है? नहीं आइडिया होगा, लेकिन
घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं, कुछ अच्छा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।